नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हम सब के लिए गौरव का है। लगातार मजबूत होता भारतीय लोकतंत्र आज पूरी दुनिया के लिए उम्मीदों का केंद्र है। हिंदुस्तान दुनिया भर में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और इसकी झलक आज पूरी दुनिया ने कर्तव्य पथ पर देखी, जब भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाबाज वीरों के परेड की सलामी ली। इस मौके पर यूपी और उत्तराखंड की झांकी भी चर्चा में रही। यूपी की झांकी में अयोध्या की झलक थी। झांकी में गुरु ऋषि वशिष्ठ की एक विशाल प्रतिमा सबसे आगे थी, तो रथ पर बैठे नजर आ रहे थे राम, सीता और लक्ष्मण। दूसरी बार अयोध्या की थीम को गणतंत्र दिवस की परेड में जगह मिली है, इसके लिए भी खास मायने हैं। वहीं उत्तराखंड की झांकी में राज्य की लोक कला एपण की झलक मिली। साथ ही कर्तव्य पथ पर मौजूद लोगों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी छठा इस झांकी में देखी। आज मैं आपको कर्तव्य पथ की परेड की खास बातें बताऊंगा। उससे पहले यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गरमाई सियासत की बात, जिस पर चुभने वाला घमासान छिड़ा है। कहते हैं राजनीति में असमंजस की कोई गुंजाइश नहीं होती। कई बार आपको यह चुनना होता है कि हमें किस तरफ खड़े होना है। आज यूपी की सियासत में कुछ ऐसा ही हुआ, जब सपा के दिग्गज नेता रामचरितमानस के कुछ अंश को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से विरोधियों के निशाने पर हैं, तो उनके बचाव में उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य खड़ी हो गई। भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य के लिए यह तय करना मुश्किल रहा होगा कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन जब सवाल अचानक सामने आ जाए तो भाजपा की सांसद ने खुलकर मन की बात बयां कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो कहा है उस पर बहस नहीं बल्कि विश्लेषण होना चाहिए। संघमित्रा मौर्य यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो कहा उसके पीछे तर्क है। इससे साफ है कि भाजपा के रुख से उनका रुख अलग है। यानी जब पार्टी लाइन और परिवार की वैचारिक लाइन को चुनने का वक्त आया तो संघमित्रा मौर्य ने अपनी तरफ से साफ इशारा दे दिया। आज पूरे मुद्दे के हर पहलू का करूंगा मैं पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भाजपा ने अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर ली है, लेकिन इस बीच संघमित्रा मौर्य ने पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। भाजपा का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव है। पार्टी का दावा है कि अखिलेश इसी वजह से चुप है क्योंकि पूरा विवाद उन्हीं का रचा हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो उन्होंने अपने मन की बात की। योगी सरकार में रहते वक्त ही उन्होंने बात साफ कर दी थी। यह कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। गोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाज की नारी, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में निगाह रखना, तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों को और किसी चीज की मांग करना अपराध नहीं। और जब भारतीय संविधान है तो इस प्रकार के भेदभाव मूलक व्यवस्था को तो अपने आप समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। स्वामी के बयान पर नहीं थमा घमासान। विवादित बयान पर पिता के साथ खड़ी हुई बेटी। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। मीडिया में बैठ करके बहस का नहीं बल्कि हमें लगता है विश्लेषण का भी। संघमित्रा मौर्य की तर्क वाली दलील। भाजपा का स्वामी पर सीधा निशाना। ये कहे ना सार्वजनिक रूप से कि हम किसी भी मंदिर मस्जिद जाने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ऐसा जिस दिन कहने लग जाएंगे उनके राजनीतिक कटोरे में कोई चवन्नी भी नहीं डालेगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि स्वामी प्रसाद जी को सद्बुद्धि दे ताकि उनका और उनका लोक परलोक सब बेहतर हो। अखिलेश की चुप्पी पर भाजपा हुई आक्रामक।
माननीय अखिलेश यादव जी को इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है या पार्टी का बयान है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए और राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीयता और यही मेरा राष्ट्र है। एक बयान पर राजनीति का तूफान। उनका व्यक्तिगत है, जबकि हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। स्वामी के लिए अखिलेश का स्वतंत्र प्लान। बात तो चुभेगी। राजनीति के अध्याय में ऐसे विवाद नए नहीं हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसमें बड़ी सियासी रणनीति के संकेत नजर आ रहे हैं। आज एबीपी गंगा से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब मैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री था उस वक्त अयोध्या के किसी कार्यक्रम में मेरी छाया नहीं पड़ी। इस पर इस एक बयान के कई मतलब निकलते हैं। दरअसल मौजूदा विवाद पर छिड़े राजनीतिक संग्राम को ऐसे ही छायावादी अंदाज में लड़ा जा रहा है क्योंकि सवाल अपने अपने वोट बैंक का है। स्वामी का हठयोग जारी है, भले ही घमासान भारी है। सपा के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दोहराया है कि रामचरितमानस के कुछ अंश को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उस पर टस से मस होने का सवाल नहीं। जो भी मैंने अपना पूर्व में बयान दिया था उस स्टैंड पर अभी भी कायम हूं, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं, इसलिए मुझे कोई डर और भय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा जबरदस्त हमला बोल रही है, लेकिन स्वामी के विवादित बयान ने अब खुद भाजपा का ही धर्म संकट बढ़ा दिया है। जो भाजपा स्वामी की सोच पर निशाना साध रही है, अब उसी की पार्टी के सांसद संघमित्रा मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में तर्क की गुंजाइश तलाश ली है। बदायूं से लोकसभा की सांसद संघमित्रा मौर्य भाजपा की एमपी हैं, लेकिन जब पूरी पार्टी उनके पिता के विवादित बयान को लेकर आक्रामक है तो संघमित्रा मौर्य पिता के बचाव में खुलकर उतर आई है। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। मीडिया में बैठ करके बहस का नहीं बल्कि हमें लगता है विश्लेषण का विषय है। इस पर विद्वानों के साथ चर्चा होनी चाहिए कि वह लाइन है तो उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। राजनीति में विवादित बयानों पर तर्क और विश्लेषण की गुंजाइश कोई नेता तभी दिखाता है जब किसी का बचाव करना हो। संघमित्रा मौर्य के ताजा बयान की जैसी टाइमिंग है, उसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघमित्रा मौर्य पार्टी के स्टैंड के साथ नहीं, क्योंकि भाजपा की तरफ से हर घंटे स्वामी प्रसाद को घेरा जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर ही कहा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए और राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीयता और यही मेरा राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, अपने माता पिता का सम्मान और इस परिवार के और देश के लिए सम्मान के लिए जीना चाहिए और इतना ज्ञान अर्जित करें कि दुनिया को हम दिशा दे सकें। इसलिए आने वाला समय गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद समाप्त होने वाला है। विरोध की बयार लगातार तेज हो रही है, लेकिन स्वामी कह रहे हैं कि जो कहा वो सच था, उससे पीछे नहीं हटूंगा। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जब मैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री था तब भी अयोध्या के किसी कार्यक्रम में मेरी छाया नहीं दिखी। इशारा चुभने वाला है कि जब तक मैं मंत्री था अयोध्या में सरकार ने बहुत से दर्जनों से ज्यादा आए गए दिन रोज कोई न कोई कार्यक्रम करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी परछाई भी नहीं गई। कुंभ मेला के दौरान कैबिनेट की बैठक संगम घाट पर हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य उस बैठक में भी नहीं गए। तमाम विवादों के बावजूद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अब तक एक शब्द नहीं कहा है, तो वहीं भाजपा दोहरा रही है कि जब सब कुछ सपा अध्यक्ष के इशारे पर ही हो रहा है तो भला वो फिर कुछ क्यों कहेंगे।
एक पूर्व मंत्री वर्तमान एमएलसी को कहते हैं कि तुम खूब ब्राह्मणों को गाली दो जिससे हमारा बैकवर्ड खुश हो जाए। ये भैया पब्लिक है, सब जानती है। इस तरह का जो आज की तारीख में किया जा रहा है, निसंदेह वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सह पर हो रहा है। समाजवादी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी के नेता को कहना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन ठीक से करें और जिन चौपाइयों को निचली जाति से जोड़कर वो अभद्र टिप्पणी के रूप में बता रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस का उपयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ है। वहीं सपा की तरफ से शिवपाल यादव ने फिर से स्वामी के बयान को निजी बयान बता डाला है। उनका व्यक्तिगत है, जबकि हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। इशारा साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर सियासी विवाद के अध्याय में अभी और कई नए पन्ने जुड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव को कल केंद्र सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया। भारत रत्न के बाद यह देश का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है। मोदी सरकार की इस घोषणा को यूपी में बड़े सियासी दांव से जुड़कर देखा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के नहले पर दहला जड़ दिया। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का सही सम्मान उन्हें भारत रत्न देकर किया जा सकता है। शिवपाल यादव ने भी भारत रत्न वाली मांग की हामी भरी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि भाजपा की सरकार ने मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं बल्कि भारत रत्न नहीं देकर उनका उपहास उड़ाया। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जैसे ही केंद्र की तरफ से पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम देखकर कई लोग चौंक गए। सवाल उठा कि जो मुलायम सिंह यादव कभी भाजपा की आंखों के लिए किरकिरी से थे, आखिर उन्हें सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से नवाजे जाने के पीछे कैसी रणनीति? सवाल आगे बढ़ता उससे पहले ही सपा ने मुलायम को भारत रत्न देने की मांग तेज कर दी। मैनपुरी में मुलायम के सियासी विरासत को बचाने और बढ़ाने वाली उनकी बहू डिंपल यादव ने सरकार से अपील कर दी कि धरती पुत्र का अगर सही सम्मान ही करना है तो पद्म विभूषण की जगह भारत रत्न इसके लिए सबसे बेहतर होगा। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए कद था, और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। सिर्फ डिंपल यादव ही नहीं, शिवपाल यादव भी मानते हैं कि 3 बार के यूपी के मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता का सही सम्मान तभी होगा जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। बिल्कुल पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जवानों के लिए भी काम किया है, जब रक्षा मंत्री थे उनके लिए भी काम किया है। लंबे समय तक मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व किया है और उनका प्रदेश की राजनीति में बड़ा योगदान है। कि सब डिंपल यादव कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव का ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्हें भारत रत्न पहले ही दे दिया जाना चाहिए। कि मुलायम सिंह जी का राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाज जीवन में बड़ा कद था उनका, और लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नेतृत्व किया, सरकार का भी नेतृत्व किया। तो हम सब के लिए अच्छा अनुभव है और सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। यानी भाजपा मुलायम के नाम पर जिस राजनीतिक मौके को तलाश रही है, सपा उससे एक कदम आगे बढ़ने की फिराक में। यही वजह है कि मुलायम को पद्म विभूषण से नवाजकर भाजपा यादव वोटर को लेकर अपनी रणनीति मजबूत करती उससे पहले ही सपा के खेमे से भारत रत्न की मांग को आगे बढ़ा दिया गया। माहौल बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इस पुरस्कार को मुलायम के लिए अपमान तक बता डाला। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के सामने पद्म विभूषण बहुत छोटा अवार्ड है। यह देकर के माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व को छोटा किया जाने का प्रयास किया गया है। अगर
भारत सरकार देना ही चाहती तो उनके कदकाठी व्यक्तित्व के अनुरूप उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। बहू डिम्पल यादव ने भारत रत्न की मांग की है, उनके भाई शिवपाल यादव ने भारत रत्न की मांग की है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पद्म विभूषण देकर के असम्मान है, भारत रत्न देना चाहिए था। मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि जो सम्मान दिया गया वो उचित सम्मान दिया गया। इतना तो साफ है कि ये लड़ाई अब मुलायम को अपना बताने और उनके नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की तरफ बढ़ निकली है। सपा भले मुलायम के लिए भारत रत्न की मांग कर रही हो, लेकिन जो सम्मान केंद्र की तरफ से मुलायम को दिया गया वो भी कम नहीं है। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा के साथ ही खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा में भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से जुड़ी असाधारण शख्सियतों को भी ये सम्मान मिलता है। इस बार भी कई शख्सियतों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, लेकिन मुलायम के नाम पर यूपी में सियासत गर्म है। साथ में भाजपा के नेता भी मुलायम की तारीफ करके नहीं थक रहे। स्पष्टता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2014 से बनी है, आप चाहे वह भारत रत्न हो और चाहे वह पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, कोई भी अवार्ड हो, सम्मान के अधिकारी होते हैं, उनको प्रदान करने का काम किया जाता है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं। अच्छी बात है ये। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से जाति, धर्म, संप्रदाय, दलगत भावना से ऊपर उठकर निर्णय लिए हैं, सभी लोग देशवासी, प्रदेशवासी सराहना कर रहे हैं। लेकिन डिम्पल यादव कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिया जाना, राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना। मुलायम का नाम यूपी की राजनीति में बहुत ऊपर है। यही वजह है कि केंद्र की तरफ से उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से नवाजे जाने की घोषणा की गई। साथ ही भाजपा ने कहीं न कहीं ये दिखाने और बताने की कोशिश भी की है कि जो सम्मान के अधिकारी हैं उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, फिर चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव के नाम पर सपा ने आज भाजपा को चीन वाली चुनौती दे डाली। डिम्पल यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा सरकार दिखावे की बजाय नेताजी को सच में सम्मान देना चाहती है तो वो चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया पूरा भूभाग वापस लेकर दिखाए। दरअसल इसके पीछे बड़ा दांव है। मुलायम अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पर कई वर्षों तक यूपी की राजनीति जिंदा रहेगी। इसे इस बात से समझिए कि जिस मुलायम सिंह यादव को भाजपा के नेता कभी अब्बा जान तो कभी अयोध्या आंदोलन का सबसे बड़ा विलन बताते थे, उन्हीं को ही केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मान से नवाजा, और वो भी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। अब सपा की कोशिश है कि भाजपा 2024 से पहले जिस मुलायम रणनीति पर काम कर रही है उसे आगे बैरियर खड़ा किया जाए। ये अब तक पहली बार आ रहा है जो समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा। भाजपा ने मुलायम के नाम पर अपनी राजनीति को नई दिशा देने की पहल तेज कर दी है, क्योंकि यही वो भाजपा है जिसने विधानसभा चुनावों से पहले एक कैंपेन शुरू किया था जिसका टाइटल था भूले तो नहीं। 30 अक्टूबर को यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ जिसमें लिखा था, अब्बा जान ने चलाई थी निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां, खास वोट बैंक के लिए प्रभु राम के अस्तित्व को दिया था नकार, ऐसी थी सपा सरकार। सिर्फ विधानसभा चुनाव के पहले तक ही नहीं, 2 दिन पहले तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बरेली में थे तो मुलायम को अयोध्या का विलन बताया था। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है आज तक, तो उन्होंने हमेशा हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक केंद्रों पर हमेशा उन्होंने, आपने देखा होगा अयोध्या में कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई और कार सेवकों का नरसंहार हुआ, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मुलायम को पद्म विभूषण मिलने के बाद संभव है कि अब भाजपा मुलायम के नाम को ज्यादा न घसीटे। इसकी एक बड़ी वजह यूपी की सियासत है, जिसमें यादव वोटर की अहम भूमिका है और भाजपा के मिशन में यादव वोटर भी शामिल हैं, क्योंकि यूपी में 19% मुस्लिम वोट बैंक है और उसके बाद समुदाय के मामले में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का है। माना जाता है कि यूपी में 11% के लगभग यादव वोटर हैं।
और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यादव वोट बैंक में कुछ हद तक सेंधमारी में कामयाब भी रही थी, लेकिन अब 2024 में भाजपा 19 के चुनाव से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही। अब इसमें मेरा ये कहना है कि इस पर राजनीति करने का ये विषय नहीं है। ऐसे सम्मानित नेता का इस तरह सम्मान होना हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो राजनीति कर रहे हैं। उनके पास कोई विषय अब बचे नहीं है। वो बेरोजगार हो गए, जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया, तो इस तरह के अनावश्यक विषय उछाल के वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मुलायम के निधन के बाद जब मैनपुरी सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो सपा ने भाजपा को करारी शिकस्त दी। ये भाजपा के लिए चेतावनी जैसा था, क्योंकि मैनपुरी ने बहुत कुछ साफ कर दिया था और अगर ऐसे ही रहा तो भाजपा का मिशन 80 का सपना न सिर्फ अधूरा रह जाएगा बल्कि चुभने वाला झटका भी लग सकता है। शायद यही आशंका वो वजह है कि अब भाजपा के नेता मुलायम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहले विधायक से शुरू करके और मंत्री रहे, फिर 3 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर संसद में पहुंचे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, यानी उनका एक 5 दशक का, और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। हमारी तो उनसे बहुत असहमतियाँ थी, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर बहुत असहमतियाँ थी उनसे, या जो राजनीति करते थे उसको भी हम लोग हमेशा निशाना बनाते थे। परंतु उसके बाद भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से खास तौर से वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि उस सारा जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रख करके ये सम्मान उनको दिया गया। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यूपी बहुत अहम है और यूपी को फतह करना है तो सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी भाजपा के लिए जरूरी है, क्योंकि जब सपा का समीकरण टूटेगा तभी भाजपा का मिशन 80 वाला प्लान पास हो सकता है। यादव वोट बैंक को लेकर भाजपा आज से नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के पहले से ही मेहनत कर रही है। पिछले साल पीएम मोदी दिग्गज समाजवादी नेता रहे हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम से जुड़े थे। भाजपा ने सपा में सेंधमारी कर अपर्णा यादव और हरिओम यादव को भी अपने साथ जोड़ा। इसके अलावा कानपुर में सुखराम यादव के परिवार के कई अहम सदस्य भी इस वक्त भाजपा के साथ खड़े हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में भी भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के सहारे ही अखिलेश यादव को झटका दिया और अब मुलायम के नाम पर भाजपा अपनी राजनीति को नए ट्रैक पर उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर जिस तरीके का बैकवर्ड को कॉलराइज करना चाहती है वो उसके पीछे की ये कहानी है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसको करना भी चाहेगी तो उसका लाभ सीधे सीधे पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए करना चाहेगी। तो इसमें भी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को कैसे अपने साथ जोड़ के रखे वो इसके लिए एक सगुफा तैयार करेंगे और हमें ऐसा भी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सोच के चलते समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान करेंगे। कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने के पीछे भाजपा ने एक सियासी संदेश देने का काम किया और सपा भी इसे बखूबी समझ रही। तभी तो मुलायम को पद्म विभूषण मिलते ही सपा ने भारत रत्न की मांग उठानी तेज की। इसके साथ ही भाजपा पर मुलायम के सहारे हमला तेज हो गया। सपा ने भाजपा को चीन वाली चुनौती देते हुए ट्वीट किया, अगर बीजेपी सरकार दिखावे के बजाय श्रद्धेय नेताजी को सच में सम्मान देना चाहती है तो चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया पूरा भूभाग वापस ले। नेताजी अपनी भारत भूमि से बेहद प्यार करते थे और चीन के खिलाफ उन्होंने सदैव हर सरकार को सतर्क भी किया और स्वयं रक्षा मंत्री रहते हुए चीन को करारा जवाब भी दिया था। यानी सियासत यूपी की हो रही और मुद्दा चीन का उठ रहा। डिम्पल यादव ने भी चीन के मुद्दे के सहारे यूपी में भाजपा की मुलायम रणनीति को पस्त करने की कोशिश की। नेताजी ने हमेशा संसद में आवाज उठाई थी कि हमें चीन से सावधान रहना है। हमेशा जब मैं भी सांसद थी तो मैं समझती हूँ हर सेशन में उन्होंने बात उठाई थी और सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए इस मामले में। अगर सरकार चाह रही है, अगर सांसद लोग चाह रहे थे बजट इस सेशन में जो अभी खत्म हुआ इसमें चाह रहे थे कि हम चाइना पे डिस्कशन करें, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानी है। तो पारदर्शिता के साथ, तथ्यों के साथ सरकार सामने आई। कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के सियासी विरासत पर भाजपा की पैनी नजर है और 2024 के चुनाव में यादव वोट बैंक भी भाजपा के लिए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होने वाली है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में ये मंजिल तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक नई यात्रा का आगाज कर दिया है। आज से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई। यूपी में पार्टी इसके लिए बड़ा मकसद हासिल करना चाहती है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेता और
कार्यकर्ता आज राहुल गांधी की चिट्ठी लेकर लोगों के दरवाजे पर पहुंचे। भाजपा पर सीधा हमला हुआ और लोकसभा चुनाव से पहले जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हुई। यूपी में ये कांग्रेस की नई धमक है। 24 के चुनाव से पहले राहुल की चमक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। घर घर जाकर राहुल गांधी का संदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वोटरों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल की चिट्ठी को देश भर के करीब 6 लाख गांवों तक पहुंचाने का मकसद है। इस अभियान के तहत कांग्रेस का पूरा फोकस ग्रामीण वोटरों पर रहेगा। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों से संवाद कर रहे हैं। जगह जगह चौपाल लगाकर 24 के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। कांग्रेस इस अभियान के तहत गांव-गांव में राहुल की चिट्ठी और भाजपा की चार्जशीट बांट रही है। बूथ से लेकर वार्ड और जिले से लेकर मंडल स्तर तक अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भाजपा के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, गली-गली खाक छानेंगे और भाजपा सरकार की केंद्र और प्रदेश की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए एक चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट में भाजपा को भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जुमला पार्टी कहा है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को भारतीय जुमला पार्टी बताते हुए हमला बोला। अलग अलग तरह के बैनर पोस्टर के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार पर हमला किया। कांग्रेस की पहली कोशिश बेरोजगारों को रिझाने की है। देश की, प्रदेश की जनता जिस तरीके से परेशान है, जुमलों को लपेटते लपेटते इन 8 सालों में, वही हमने कांग्रेस ने एक पूरा चार्ज लगा करके चार्जशीट बनाई है, जो हम उसको ले जा करके गांव-गांव लोगों के बीच में देंगे। लोग पढ़ेंगे। जो 8 साल में इन्होंने जो किया है उसके बारे में सारी चीज़ उनको देने के जा रहे हैं। तो सर, चार्जशीट में क्या क्या आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जुमला पार्टी के जो कारनामे हैं 8 साल के, उनको लिपिबद्ध किया है। कांग्रेस के नेता हर उस बात को जनता के बीच ले जा रहे हैं जिसका जिक्र भाजपा 2024 से करती आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया गया, लेकिन भाजपा कह रही है कि जनता कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी। जिस प्रकार की परिस्थिति देश की रही है और कांग्रेस हमेशा देश को जो विभाजित करने वाली ताकतें थी, देश को जो खंडित करने वाली ताकतें थी, देश का बंटवारा करने वाले जो विचार थे, उसके साथ खड़े रहे। आपने देखा होगा कांग्रेस हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी रही है। आज भी अगर वो इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं तो बंटवारा, देश का विभाजन तो उन्हीं के समय हुआ था। कांग्रेस की कोशिश इस चुनावी अभियान के तहत लाखों वोटरों तक पहुंचने की है। पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की है। इस अभियान का मुख्य बिंदु ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा हर राज्य की राजधानी में महिला पदयात्रा आयोजित करेंगी, लेकिन भाजपा कहती है कि प्रियंका और राहुल मिलकर भी माहौल बदल नहीं पाएंगे। नहीं, उनका एजेंडा यदि कुछ करने का होता तो शायद उनको सफलता मिलती। वो बीजेपी के खिलाफ ही केवल अपना एजेंडा बनाते हैं, उसमें मोदी जी के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं। और इसी एक संकुचित सोच के कारण से या दिशाहीनता के कारण से इतनी परिश्रम के साथ की गई यात्रा का न राहुल जी उपयोग कर पा रहे हैं, न कांग्रेस उसका उपयोग कर पा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि जो जोश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर पैदा हुआ है वो ठंडा पड़े। यही वजह है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से पहले ही नई यात्रा की शुरुआत कर दी गई। लेकिन सवाल है कि जिस राज्य में कांग्रेस के पास लोकसभा की 1 और विधानसभा के सिर्फ 2 सीटें हैं, वहां 1 साल के भीतर कितना बड़ा बदलाव हो पाएगा। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी में जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को योगी सरकार ने पिछले दिनों बेहद गंभीरता से लेने के संकेत दिए थे। खुद सीएम योगी ने अलग अलग मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें की थी और उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनकी बातों को खासी अहमियत दी जाएगी। इस बीच डीएफओ को योगी सरकार ने निलंबित कर दिया। जमीन विवाद के मामले को लेकर डीएफओ पर गाज गिरी है। भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने उनकी शिकायत।
पिछले दिनों जब सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों को सीएम आवास बुलाकर मंडल स्तर पर समीक्षा बैठक की, तभी साफ हो गया था कि यूपी में अधिकारियों की मनमर्जी पर बड़ी नकेल कसने वाली है। और बिजनौर से ऐसी खबर भी आ गई जो अफसरशाही पर लगाम की तस्वीर दिखाने वाली है। दरअसल बिजनौर में एक निर्माण को लेकर विवाद हो गया था। इसमें बढ़ापुर से भाजपा के विधायक सुशांत सिंह ने निर्माण को अवैध बताया था। इस निर्माण कार्य की शिकायत उन्होंने लखनऊ में कर दी थी। साथ ही डीएफओ के आचरण की भी जांच कराने की मांग की थी। और अब बिजनौर के डीएफओ अनिल कुमार पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। यानी विधायक की तरफ से शिकायत हुई और 2010 बैच के आईएफएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। सरकार का संदेश साफ है, लेकिन इस बीच अधिकारियों का भी एक पक्ष है जिन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। इस मामले में वन कर्मियों ने भाजपा विधायक के प्रतिनिधि पर आरोप लगाया था। डीएफओ और वन कर्मियों को बंधक बनाने और अभद्रता के आरोप लगाए गए थे। भाजपा विधायक के खिलाफ वन कर्मियों ने मोर्चा भी खोल दिया। किसी एक आदमी की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है, विभाग के सम्मान की है। हमारे उच्च अधिकारी जिनके कानों पे जू नहीं लगी आज तक, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको हम लोगों से विभाग की सेवाएं किस दशा में और किन शर्तों पे लेनी। भाजपा विधायक सुशांत कुमार सिंह की शिकायत पर बिजनौर के डीएफओ अनिल कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया। मामला अमानगढ़ रेंज का है, जहां से भाजपा के बढ़ापुर विधानसभा सीट के विधायक सुशांत कुमार सिंह के एक करीबी की कहासुनी डीएफओ से हो गई थी, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन भाजपा विधायक सुशांत कुमार सिंह ने जो शिकायत की, उसमें आरोप था कि जो बिजनौर के डीएफओ हैं अनिल कुमार पटेल, उन्होंने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज में गृह निर्माण की इजाज़त की एनओसी नियम विरुद्ध दे दी। वन कर्मियों ने भाजपा विधायक के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन नौकरशाही पर राजनीति भारी पड़ी। डीएफओ के बारे में भाजपा विधायक की तरफ से लखनऊ में शिकायत करना महंगा पड़ा और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जोन में नियम के खिलाफ घर बनाने की एनओसी देने के आरोप में वो निलंबित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आज जोशीमठ संकट के बीच बद्रीनाथ धाम को लेकर आई बड़ी खबर की। परंपरा के मुताबिक आज बसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई। इस साल 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के बाद ये तिथि तय की जाती है। बद्रीनाथ धाम देवभूमि के 4 धामों में एक है। जोशीमठ संकट के बीच 4 धाम यात्रा को लेकर भले ही आशंकाएं हों, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के ऐलान के बाद अब श्रद्धालुओं में नया जोश दिख रहा है। जोशीमठ में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रोड से लेकर घरों तक में आई हैं दरारें, ये लोगों में दहशत बढ़ा रही हैं। उधर जोशीमठ रोपवे के पास जमीन धंसने की वजह से इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोपवे पर सुरक्षा को लेकर एलटीपी भवन परिसर पर काउंटर वेट कम किया जा रहा है। हालांकि टावर नंबर 1, 2, 3 में कोई दरार नहीं, लेकिन इसके आसपास की जमीन धंस रही है, जिस वजह से यहां भी एहतियात बरती जा रही है। इस बीच भक्तों के लिए अच्छी खबर यह है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय कर दी गई है। परंपरा के मुताबिक वसंत पंचमी पर कपाट खुलने की तारीख तय की गई। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के बाद ये तिथि तय की गई है। मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा अर्चना कर कपाट खोले जाएंगे। साथ ही गाडू धड़क तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल तय हुआ है। देशवासियों को बसंत पंचमी के पर्व पे सब बधाई देता हूँ और जो यात्री यहाँ हमारे यहाँ आए उनकी यात्रा सफल हो, क्योंकि गुरु पुष्य योग शुभ माना जाता है और सर्वार्थ सिद्धि योग उसको मानते हैं। इसलिए 27 अप्रैल उत्तम दिन था, तो उसकी महाराज साहब ने अपने मुख से घोषणा की है और जो कि सबके लिए कल्याणकारी होगा। जिस बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हुई है, उसके प्रवेश द्वार जोशीमठ पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब 27 अप्रैल तक हालात कैसे रहते हैं, इसका भी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।